Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss about some disabilities जिनको हम impairments भी कहते हैं, impairments and disabilities, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे और आज हम सारे impairments और disabilities के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक एक इम्पेयरमेंट देखते हैं। पहले तो सबसे पहले इम्पेयरमेंट है विजुअल इम्पेयरमेंट। तो जिस भी पर्सन को विजुअल इम्पेयरमेंट हो, विजुअल क्या होता है? जिसको देखने में दिक्कत है, ठीक है। या तो देखिए जी वो पार्शियली ब्लाइंड होगा या वो फुल्ली ब्लाइंड होगा। पार्शियली मतलब जिसको कई बार दूर का नहीं दिखता या जिसको पास का नहीं दिखता, ठीक है, बट दिखता है चाहे थोड़ा चाहे बहुत। एक होता है फुल्ली ब्लाइंड जिसको बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो ये दो तरह के क्या है, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, ठीक है, जिनको हल्का हल्का दिखता है, और दूसरे होते हैं जो फुल्ली ब्लाइंड होते हैं, उनको क्लासिफाई किया जाता है। फिर उनके बाद अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए जी जिसको देखने में दिक्कत है वो मतलब जिसकी, जैसे हम पढ़ते रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, हम क्या करते हैं अपनी आंखें रगड़ते रहते हैं, अपनी आईज़ को रब करते रहते हैं, खाज होने लग जाती है ना, हमारी आँखों में खुजली होने लग जाती है, एलर्जी सी, तो हम आँखों को रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमारी आई साइट है जो वीक हो रही है, ठीक है। हमें रीडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आंखों में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपको ये करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले तो उस पर्सन को या उस इंडिविजुअल को कौन सी इम्पेयरमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। और ऐसे इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं? ब्रेलर्स यूज़ किए जाते हैं, ब्रेल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जहाँ पे जो डॉट्स होते हैं वो इम्बॉस्ड किए जाते हैं और वो डॉट्स को टच करके क्या है वो सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और उनके लिए जो पार्शियली ब्लाइंड होते हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा दिखता है, उनको पहले तो क्लासरूम में सबसे स्टार्टिंग में बिठाया जाता है, फ्रंट में बिठाया जाता है। प्लस उनको जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है ना प्रिंट का, उनकी जो बुक्स वगैरह होती है उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता है, ताकि उनको बारीक बारीक अक्षर देखने में दिक्कत ना आए। तो उनको पहले ही जो अक्षर है वो बड़े फ़ॉन्ट साइज़ में प्रिंट करवा के दिए जाते हैं, ठीक है जी। आई होप ये विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के बारे में आपको पता लग गया। अब आते हैं हम सेकेंड इम्पेयरमेंट पे। तो सेकेंड इम्पेयरमेंट है ओरल इम्पेयरमेंट। ओरल एक तो होती है बोलने वाली, एक होती है ओरल, AURAL। ये होती है हियरिंग इम्पेयरमेंट। जिस पर्सन को सुनने में दिक्कत हो उसको होती है ये ओरल इम्पेयरमेंट, ठीक है, जिसको सुनने में दिक्कत है, हियरिंग प्रॉब्लम। तो देखो हियरिंग भी क्या हो सकती है, या तो पार्शियल हो सकती है या फुल डेफनेस हो सकती है। पार्शियल मतलब जिसको थोड़ा बहुत सुनता है, ठीक है, वो ध्यान लगा के सुन लेता है। एक होता है फुल्ली डेफ। फुल्ली डेफ मतलब जिसको बिल्कुल ही नहीं सुनता, जैसे कहते हैं ना बोला है तू तो तेरे तो सुनता ही नहीं है, तो वो चीज़ है। ये क्यों होता है? मोस्टली जो हियरिंग प्रॉब्लम्स आती है ना, ये या तो किसी इलनेस की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से आती है ज़्यादातर, ठीक है। या नॉइसी प्लेस में ज़्यादा जाते हो तो ज़्यादा डेसिबल की वॉइस कान में जब आती है तो क्या हो जाता है, उसकी वजह से भी क्या है आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हो सकती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बच्चों के लिए हियरिंग एड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है जी। आई होप ये सेकेंड वाली इम्पेयरमेंट भी आपको क्लियर हो गई। नाउ कम टू द थर्ड इम्पेयरमेंट। थर्ड इम्पेयरमेंट है फिजिकल डिसेबिलिटी। तो फिजिकल डिसेबिलिटी होता है वो पर्सन जो चल फिर नहीं सकता, हड्डियों की प्रॉब्लम है उसको, मतलब वो ना मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, मूव करने में उसको दिक्कत आती है, थोड़ा सा चलता है उसको दर्द होने लग जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना पैरालिसिस का मरीज़ होता है कोई, ठीक है, तो वो क्या होता है, उनको फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, जिसको चलने फिरने में दिक्कत आती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? वो इंडिविजुअल, वो बच्चा जिसको रीडिंग में दिक्कत आए, रीड नहीं कर पाता चीज़ों को, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स करता रहता है, ठीक है, उसकी वोकैबुलरी सही नहीं है और उसको बोलने में बहुत दिक्कत आ रही है जो वो पढ़ रहा है, ठीक है। पहले तो उसको रीडिंग में ही दिक्कत आती सबसे बड़ी, फिर उसके बाद उसके स्पेलिंग सही नहीं होते जब वो पढ़ता है, मतलब A को B पढ़ रहा है, D पढ़ रहा है, ऐसा कर रहा है, ठीक है, B को D पढ़ रहा है, मतलब उल्टा सब कुछ उसको नहीं आता, पढ़ना नहीं आता उसको। जिसको रीडिंग में दिक्कत हो उसको क्या होती है, डिसलेक्सिया होती है। मेन पॉइंट्स है ये, ठीक है। डिफ़िकल्टी लर्निंग न्यू वोकैबुलरी, न्यू वर्ड्स सीखने में उसको दिक्कत आती है क्योंकि उसको रीडिंग में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, दिक्कत आ रही है।
डिलेड एबिलिटी टू स्पीक, कई बच्चे होते हैं ना बहुत देर बाद बोलते हैं, ठीक है, जब कह देते हैं कि अरे इसकी उम्र तो इतनी हो गई पर ये सही से बोल नहीं पाता या तोतला है, कुछ भी हो सकता है, ये वाले बच्चे उसमें आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, जब रीडिंग में दिक्कत हो। अब आते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होता है जिसको लिखने में दिक्कत है, राइटिंग प्रॉब्लम है। कई बच्चे होते हैं ना, कह देते हैं अरे मैम आप सिर्फ सुन लो, हमसे हमारा लिखने का मन नहीं है या हम लिख नहीं पा रहे, हमें दिक्कत आ रही है, तो वो होते हैं डिस्ग्राफिया वाले बच्चे, ठीक है। उनको ग्रामर के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वोकैबुलरी के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फटाफट अपनी एनर्जी लूज़ कर लेते हैं क्योंकि उनको लिखने का मन नहीं करता। उनकी जो बोन्स होती हैं ना, जो फाइन मोटर मतलब छोटी छोटी जो बोन्स होती हैं, हैंड से लिखना होता है, वो वर्क नहीं कर रही होती, वो होती है डिस्ग्राफिया, जिनको लिखने में दिक्कत आती है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट इम्पेयरमेंट, दैट इज डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया भी क्या होती है, जैसे हमने फिजिकल डिसेबिलिटी पढ़ी ना कि बच्चे को मूवमेंट में दिक्कत है, तो डिस्प्रैक्सिया भी क्या होती है, आपको मोटर टास्क करने में, कोई फिजिकल एक्टिविटी करने में, मूवमेंट करने में आपको बहुत ज़्यादा जब दिक्कत आए, मतलब उस पर्सन को क्या है, डिस्प्रैक्सिया है मोटर टास्क के साथ, ठीक है। कोई भी मूवमेंट की चीज़ हो, उसको कहो यहाँ से यहाँ मूव करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, दौड़ना है, भागना है, वो उससे नहीं हो पाएगा। पुअर बॉडी बैलेंस है क्योंकि उसकी प्रॉपर हड्डियाँ ही प्रॉपर नहीं है, तो उसका बॉडी बैलेंस भी प्रॉपर नहीं है। कईयों को झुक के चलने की आदत होती है, झुक के बैठने की आदत होती है, तो ये सारे क्या है, डिस्प्रैक्सिया के लक्षण हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी टू लाउड नॉइसेस बर्दाश्त नहीं कर पाते वो। सेंसिटिविटी टू टच, मतलब कई बार उनको टाइट क्लोथ्स पसंद नहीं आते, उनको लूज़ क्लोथ्स पसंद आते हैं, ज़्यादा टची वाले क्लोथ्स ना हो, ये सब चीज़ें उनको नहीं पसंद आती, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। देन डिसकैलकुलिया, नाम से ही पता लग रहा है कैलकुलेशन, मतलब जिस बच्चे को मैथमेटिक्स में करने नहीं आ रही, सॉल्व नहीं करनी आ रही, सिंपल एडिशन माइनस ये सब चीज़ें नहीं आ रही, ठीक है, जिसको मैथमेटिक्स से डर लगता है, उसको क्या है, डिसकैलकुलिया है, ठीक है। कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, उसको ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब चीज़ें भी नहीं आती, ठीक है, वो होते डिसकैलकुलिया। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, राइट, हमारे माइंड से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड। जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उनको, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है। इसके भी 4 लेवल्स होते हैं। अगर किसी बच्चे का मतलब IQ मतलब इंटेलिजेंस कोशिएंट है जो वो 50 से 75 हो, तो हम उनको मोरॉन्स बोलते हैं, ठीक है जी। और अगर मॉडरेट हो, मतलब 35 to 55 हो, तो IQ उनका, ठीक है, तो वो मॉडरेट होते हैं। सीवियर लेवल पे हो, लेवल्स हैं ये, माइल्ड तो मतलब हल्का सा, ठीक है, मतलब उनका IQ मतलब वो ठीक है, नॉर्मल पर्सन्स में आते हैं क्योंकि उनका IQ 50 to 75 है, ठीक है, उनको मोरॉन्स बोलते हैं। फिर आते हैं मॉडरेट वो होते हैं 35 to 55। फिर आते हैं सीवियर, जिनको बहुत ज़्यादा IQ कम है, ठीक है, उनका IQ 20 to 40 है। प्रोफाउंड वाले तो होते हैं बहुत ही सीरियस केस, बिल्कुल ही पागल, जिनको हम इडियट्स बोलते हैं, वो 20 to 25 की IQ के बीच आते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। और IQ कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको कल करवाया भी था जब मैंने थ्योरीज करवाई थी। IQ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इससे क्या निकल जाएगा, IQ आ जाएगा। अगर IQ 50 से 75 के बीच है तो वो मोरॉन है, मतलब माइल्ड केस है। अगर 20 to 40 के बीच तो सीवियर केस है। अगर प्रोफाउंड मतलब 20 to 25 आ गया तो मतलब बिल्कुल ही इडियोटिक केस है वो, ठीक है, हिला हुआ है बिल्कुल ही। आई होप दिस इज क्लियर। अब कुछ PYQs करते हैं इन्हीं से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर। इनमें से कौन सा लर्नर डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, अलग नहीं है, तो देखते हैं। अ लर्नर विद 1 आर्टिफिशियल लेग, ठीक है जी, ये डिफरेंटली एबल्ड है। डिफरेंटली एबल्ड होता है जिसको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, ठीक है, कोई इम्पेयरमेंट हो, वो होते हैं डिफरेंटली एबल्ड। तो देखिए एक आर्टिफिशियल लेग है, उसको चलने फिरने में दिक्कत है, तो ये तो डिफरेंटली एबल्ड है। हमने क्या ढूंढना है, जो नहीं है। फिर अ लर्नर हु रिक्वायर्स अ हियरिंग एड, उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो डिफरेंटली एबल्ड है।
ठीक है। लर्नर हु फाइंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग द सेंटेंस, तो ये भी डिसेबिलिटी है एक। पर लर्नर हु बिहेव रूडली विद एंड बुलीज योर यंगर लर्नर्स, वो लर्नर जो रूडली बिहेव कर रहा है और दूसरे की टांग खींच रहा है, ये कोई डिसेबिलिटी थोड़ी ना है, तो ये कोई डिफरेंटली एबल्ड लर्नर नहीं है। तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, ये कोई डिसेबिलिटी थोड़ी है, ये तो अपनी चॉइस होती है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग से रिलेटेड है ये, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्न करने में दिक्कत आ रही है। तो मेंटल रिटार्डेशन, ये लर्निंग में तो नहीं है मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। ADHD कहते हैं इसको, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, जिस बच्चे को अटेंटिव रहने में दिक्कत है, तो ये लर्निंग से रिलेटेड तो नहीं है। ऑटिज़म, जिसको कम्युनिकेशन में दिक्कत है, ये भी कोई लर्निंग नहीं है। पर डिसलेक्सिया क्या होता है, जिसको रीडिंग में दिक्कत है, तो ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो हमारी लर्निंग से रिलेटेड है। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, कि ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया, रीडिंग प्रॉब्लम। ठीक है जी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज अ लर्निंग डिसेबिलिटी। इनमें से कौन सी चीज़ है जो बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी पैदा कर सकती है, मतलब बच्चे को रीडिंग राइटिंग में दिक्कत आ सकती है, किन चीज़ों की वजह से। पहला, कल्चर की वजह से। अरे कल्चर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कल्चर का क्या होता है, कल्चर तो सबके डिफरेंट है, सभी पढ़ते लिखते हैं। अपैथी शोन बाय द पियर्स, नहीं जी, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी की कहाँ बात आई। एटीट्यूड ऑफ द टीचर, यहाँ पे भी कोई डिसेबिलिटी तो होती है जो बंदे के अंदर से होती है। डिसेबिलिटी देखो या तो इन्वायरमेंट से आती है या हेरिडिटी से। तो देखिए, प्रीनेटल ड्रग्स यूज बाय द मदर, कि बच्चे के बर्थ से पहले जो उसकी मम्मी थी वो ड्रग्स लेती थी, तो अभी कहीं ना कहीं जो उसकी मम्मी की गलत काम थे, कहीं ना कहीं उस वजह से जो बच्चा है उसमें आगे जाके दिक्कत आई है। ठीक है, तो ये क्या है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी कॉज कर सकता है। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नाउ डिसलेक्सिया कौन सी डिसऑर्डर है, तो डिसलेक्सिया कोई बिहेवियर से रिलेटेड नहीं है, डिसलेक्सिया जेनेटिक नहीं है, मेंटल नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्पीच डिसऑर्डर नहीं है। स्पीच मतलब बोलने में जिसको दिक्कत आए, मतलब कौन सा नहीं है, मतलब तीन वो हैं जहाँ पे बच्चे को बोलने में दिक्कत आ रही है, एक वो है जिसमें नहीं आ रही, तो वो ऑप्शन चूज करना है। पहला, टॉकिंग एट अ स्लो और फास्ट रेट, चलो ये तो बच्चे की चॉइस है, कोई धीरे बोलता है कोई फास्ट बोलता है, ये कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये तो अपनी चॉइस होती है कि बंदा कैसे बोलना चाहता है। कईयों को आदत होती है धीरे धीरे बोलने की, कईयों को आदत होती है तेज़ तेज़ बोलने की, ये कोई डिसेबिलिटी थोड़ी है, कोई डिसऑर्डर थोड़ी है। स्लरिंग या लिपसिंग, सिर्फ लिपसिंग कर रहे हो, बोल नहीं पा रहे, ये डिसऑर्डर है। स्टैमरिंग, स्लटरिंग, टटर करके तो मतलब अटक अटक के बोल रहे हो, तो ये डिसेबिलिटी है। डिफेक्ट इन प्रोनाउंसिएशन, बोलने में दिक्कत है, ये तो सीधा ही स्पीच डिसऑर्डर है। ए वाला कोई डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, ए वाली चॉइस है, तो यही सही आंसर है ऑप्शन, कि ये कोई स्पीच डिसऑर्डर नहीं है कि आप फास्ट बोल रहे हो या स्लो बोल रहे हो। ठीक है जी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हैंडराइटिंग प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टीज। हैंडराइटिंग प्रॉब्लम राइटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, डिसलेक्सिया रीडिंग प्रॉब्लम, डिस्फेजिया हड्डियों की बीमारी, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, डिसग्राफिया राइटिंग प्रॉब्लम, तो सही आंसर कौन सा हुआ, सी ऑप्शन। होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइपर एक्टिव चाइल्ड नीड्स, एक बहुत ही हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, फटाफट से एक्साइटेड हो जाता है, फटाफट से फिर शांत हो जाता है, ऐसे बच्चे को क्या चीज़ चाहिए। पहला, स्पेशल अटेंशन चाहिए क्लासरूम में, बिल्कुल सही बात है, अलग से अटेंशन देनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि दिक्कत क्या एक्चुअल में, उसको सेपरेट क्लासरूम अलग बिठा दोगे तो क्या पढ़ाओगे। स्पेशल टीचर, टीचर तो वही होगा सबके लिए, करिकुलम स्पेशल, एक बच्चे के लिए स्पेशल करिकुलम थोड़ी लेके आओगे, आप उसको स्पेशल अटेंशन दोगे। ठीक है, ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, आप देखोगे कि क्या दिक्कत है और उसको एज अ टीचर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद द डिफिकल्टीज इन। डिसलेक्सिया क्या होता है, हियरिंग तो नहीं होता, डिसलेक्सिया होता है रीडिंग की दिक्कत, स्पीकिंग की नहीं होती, हियरिंग की नहीं होती। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, डिसलेक्सिया एक रीडिंग प्रॉब्लम है। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज ये सारी डिफ़िकल्टीज़ जो भी हैं आपको, डिसेबिलिटीज़, इम्पेयरमेंट सारी आपको क्लियर हो गई होंगी।
ठीक है जी। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।